नमस्कार छात्रों, एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स क्लास 12 लेसन 2 उपभोक्ता का व्यवहार एवं सिद्धांत पार्ट 6। छात्रों, आज इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक है वो है मांग का नियम क्यों लागू होता है। दूसरा, मांग के नियम का अपवाद, रैखिक मांग वक्र की दिशा में गति एवं मांग वक्र का शिफ्ट होना। तो इन बिंदुओं पर आज हम अध्ययन करेंगे। तो पहला जो हमारा टॉपिक है वो है मांग का नियम क्यों लागू होता है। छात्रों, मांग के नियम में मांग फलन जो होता है उससे कीमत और मांग के संबंध को बताया गया है। यानी कीमत में कमी होने पर मांग में वृद्धि और कीमत में वृद्धि होने पर मांग में कमी होती है। तो कीमत कम होने के कारण मांग क्यों बढ़ जाती है, इसे अनादिमान वक्रों तथा बजट बाध्यताओं से बताया गया है। तो देखते हैं कि अनादिमान वक्रों एवं बजट बाध्यता से मांग के नियम की उत्पत्ति कैसे होती है। तो यहाँ पर आय दी हुई है जो कि M है, और इस निर्धारित और निश्चित आय से केले की जो कीमत है वो P1 और आम की जो कीमत है वो P2 है। तो केले की P1 कीमत और आम की P2 कीमत पर इस आय के द्वारा जो उपभोक्ता का बजट रेखा है वो क्या है, A से B। ये उपभोक्ता का बजट रेखा है और इस बजट रेखा पर अनादिमान वक्र के द्वारा, ये अनादिमान वक्र है और अनादिमान वक्र बजट रेखा पर उपभोक्ता संतुलन पर कहाँ पर होता है छात्रों, जब अनादिमान वक्र बजट रेखा को स्पर्श करता है। तो अनादिमान वक्र बजट रेखा को कहाँ पर स्पर्श कर रहा है, ये बिंदु है, इसे हम नाम देते हैं सी बिंदु। तो सी बिंदु पर उपभोक्ता जो है अनादिमान वक्र के द्वारा संतुलन को प्राप्त कर रहा है और इस बिंदु पर उपभोक्ता केले की कितनी मात्रा खरीद रहा है, X1 OX1 केले की मात्रा खरीद रहा है और आम की कितनी मात्रा खरीद रहा है, OX2। तो यहाँ पर केले की कीमत OP1 और आम की कीमत है OP2 और खरीदी जाने वाली मात्रा OX1 और आम की खरीदी जाने वाली मात्रा OX2। तो छात्रों, अब यहाँ पर आय स्थिर है और उपभोक्ता दोनों वस्तुओं की जो मात्रा खरीद रहा है उस मात्रा पर अब वो संतुलन के बिंदु पर है। अब आय तो स्थिर है, लेकिन उपभोक्ता इन दोनों वस्तुओं में से किसी वस्तु की अतिरिक्त मात्रा यानी कि अतिरिक्त इकाई यानी मांग में वृद्धि कैसे होगी। तो मांग में वृद्धि नहीं होगी, कब तक नहीं होगी, इसका कारण क्या है। तो इसका कारण, मांग में वृद्धि न होने का कारण है उपयोगिता ह्रास नियम का लागू होना। उपयोगिता ह्रास नियम जो है वो ये कहता है कि उपभोक्ता किसी वस्तु की जितनी अधिक मात्रा का उपभोग करता है उससे मिलने वाली उपयोगिता क्या होती है, कम होती जाती है। तो कम उपयोगिता मिलने के कारण वो अगली इकाई तभी खरीदेगा जब कीमत में कमी होगी। तो छात्रों, अगर विक्रेता को अधिक इकाई बेचनी है तो उसे कीमत में कमी करनी होगी। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ये वस्तु केला है। अब केले की कीमत, उपभोक्ता को अधिक अगर बेचना है तो केले की कीमत में कमी करनी होगी। तो केले की कीमत कम हो गई और यहाँ ध्यान रखना है कि आय क्या है, स्थिर है। केले की जो कीमत है यहाँ पर हम पहले इसको ड्रा कर लेते हैं, जो पहले पूर्व में खरीदी जा रही थी। यहाँ पर हम केले का मांग वक्र इसमें दर्शा रहे हैं। तो पहले OP1 कीमत पर केले की OX1 मात्रा खरीद रहा था। अब कीमत गिरकर कितनी हो गई है, P12। केले की कीमत ये कम हो गई है। तो अब इस केले की कीमत कम होने यानी एक वस्तु की जो कीमत है वो कम हो गई है। तो छात्रों, हमने बजट, उपभोक्ता के बजट में हमने पढ़ा था कि अगर एक वस्तु की कीमत कम हो जाती है तो जिस वस्तु की कीमत में कमी होती है उसके लिए उस वस्तु की नई बजट रेखा बनती है। यानी कि अब जो उपभोक्ता है वो केले की कीमत जो P1 से गिरकर P12 हो गई है, तो अब कीमत कम होने की वजह से उतनी ही आय से अब वो केले की अधिक मात्रा खरीद सकता
है। तो जब वो अधिक मात्रा खरीद सकता है तो बजट रेखा भी, केले की बजट रेखा भी बढ़कर ए बी से कितनी हो जाएगी, ये अब उपभोक्ता की केले की जो बजट रेखा है वो ए बी से बढ़कर कितनी हो गई है, ए बी 1। अब इस बजट रेखा पर उपभोक्ता का जो संतुलन बिंदु होगा वो नए अनादिमान वक्र पर होगा, यानी एक ऊंचा अनादिमान वक्र होगा। तो नया अनादिमान वक्र जो है इस बजट रेखा पर कहाँ पर स्पर्श करता है, वो स्पर्श करता है इस डी बिंदु पर। किस बिंदु पर स्पर्श कर रहा है, डी बिंदु पर। तो अब उपभोक्ता को केले की कीमत में कमी के कारण केले की जो वस्तु है उसका एक नया जो है संतुलन बिंदु प्राप्त हो रहा है। इस बिंदु पर उपभोक्ता केले की कितनी मात्रा खरीद रहा है, OX/1। अब यहाँ पर डी बिंदु पर जो उपभोक्ता केले की मात्रा खरीद रहा है वो X1 से X/, यानी OX1 से बढ़कर कितनी मात्रा हो गई है, OX2। इसको यहाँ पर हम मांग वक्र पर भी देखते हैं, जो ये OP1 है ये मात्रा बढ़कर कितनी हो गई है, OX1। इसको अगर हम ड्रा करते हैं रेखा द्वारा तो ये कीमत और मांग, यानी कि कीमत कम हो गई और ये मांग बढ़ गई। तो इस प्रकार से हम ये देख रहे हैं कि कीमत घटने पर केले की मांग क्या हो गई, बढ़ गई। चित्र बी में P/1 और X/1 के द्वारा मांग वक्र का ये दूसरा बिंदु प्राप्त हो रहा है। छात्रों, इसी प्रकार अगर केले की कीमत और कम होती है तो केले की कीमत और कम हो गई तो केले की बजट रेखा बढ़ जाएगी, नई बजट रेखा प्राप्त होगी केले की, जो कि कीमत में कमी के कारण है। तो नई बजट रेखा कौन सी है, ये AB'। तो इस बजट रेखा पर अब एक नया अनादिमान वक्र फिर प्राप्त होगा, जो कि इस बजट रेखा पर केले का संतुलन बिंदु को दर्शाएगा। तो ये हमने नया अनादिमान वक्र बनाया और ये अनादिमान वक्र कहाँ पर, उसको ई बिंदु पर, ये ई बिंदु है जहाँ पर नया अनादिमान वक्र और बजट रेखा का संतुलन बिंदु है। और इस बिंदु पर उपभोक्ता केले की कितनी कीमत खरीद रहा है, X.1, यानी केले की OX.1 मात्रा खरीद रहा है। तो इसे हम मांग वक्र में ये कीमत गिरकर P.1 हो जाती है और मांग वक्र में इसे हम दर्शाते हैं कि कीमत बढ़कर कितनी हो गई है, OX.1, और मांग वक्र पे एक नया संतुलन बिंदु प्राप्त होता है। तो अब यहाँ पर हमने ये देखा छात्रों कि केले की कीमत में कमी के कारण नई बजट रेखा उसको प्राप्त होती है उपभोक्ता को, और वो केले की अधिक मात्रा खरीद रहा है। और इस अनादिमान वक्र के द्वारा हमने मांग वक्र जो तैयार किया है जिसमें कीमत में कमी होने पर केले की अधिक मात्रा खरीदी जा रही है। और ये जो बिंदु प्राप्त हुए हैं, इन बिंदु को जब हम एक रेखा के द्वारा जोड़ देते हैं और ये जो रेखा होती है इसे मांग वक्र कहते हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि जो मांग वक्र है वो ऋणात्मक ढाल वाला है, यानी कि कीमत और मांग में विपरीत संबंध को बताता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि अनादिमान वक्र और बजट बाध्यता से मांग वक्र की व्युत्पत्ति होती है, मांग का नियम लागू होता है, मांग यानी कि कीमत में कमी होने के कारण मांग की मात्रा बढ़ती है। इसके साथ ही छात्रों, इस मांग के नियम को हम आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव के द्वारा भी समझा सकते हैं। आय प्रभाव किस तरीके से कि जब कीमत में कमी हुई, केले की कीमत में कमी हुई, तो जो केले की कीमत पहले P1 थी वो घटकर P/1 हो गई। जब केले की कीमत कम हो गई, यानी कि अब उसी आय से कीमत कम होने के कारण वो अधिक मात्रा खरीद सकता है। इसे हम इधर आपको समझाते हैं एक उदाहरण के द्वारा कि
केले जो कीमत में कमी के कारण जो उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है उसे आय प्रभाव कहते हैं। आय प्रभाव उपभोक्ता की आय स्थिर रहने पर किसी एक वस्तु की कीमत में कमी होने से उसकी वास्तविक क्रय शक्ति में वृद्धि हो जाती है और कीमत में वृद्धि होने से उसकी वास्तविक क्रय शक्ति में कमी हो जाती है। जैसे हम कोई चीज़ है पहले खरीदते हैं 40 रुपये में 1 किलो, अब कीमत घटकर 30 रुपये हो गई, तो अब चूंकि पहले 40 रुपये थे तो 1 किलो खरीदे थे, 30 रुपये हो गई तो यानी 10 रुपये में बच रहे हैं, तो हम 30 रुपये में कितना खरीद रहे हैं? 1 किलो 200 ग्राम। तो यहाँ पर आय तो स्थिर है लेकिन कीमत में कमी के कारण उपभोक्ता की आय बढ़ जाती है, यानी उसकी जो वास्तविक क्रय शक्ति है, वास्तविक क्रय शक्ति यानी रियल इनकम, इसमें क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। किसके कारण हो जाती है वृद्धि? ये वृद्धि हो जाती है किसके कारण हो जाती है? कीमत में कमी, कीमत में कमी के कारण। यानी जब कीमत कम होती है तो वास्तविक आय क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। कीमत के कमी के कारण जो बजट रेखा है वो ऊपर की ओर बढ़ती है, नया संतुलन बिंदु होता है और उसी आय से उपभोक्ता अधिक मात्रा खरीद पाता है। अब इसी के में कमी के कारण जो मांग बढ़ती है उसे हम प्रतिस्थापन प्रभाव द्वारा भी समझा सकते हैं। छात्रों, प्रतिस्थापन प्रभाव में प्रतिस्थापन जो वस्तुएं होती हैं वे वो वस्तुएं होती हैं जो एक ही आवश्यकता को पूरी करती हैं, जैसे चाय और कॉफ़ी। तो चाय और कॉफ़ी दोनों एक दूसरे की पूरक प्रतिस्थापित करती हैं। तो इस प्रकार से ये जो प्रतिस्थापित वस्तुएं होती हैं इनमें प्रत्यक्ष संबंध पाया जाता है। प्रत्यक्ष संबंध यानी कि अगर इसकी कीमत में वृद्धि होगी तो इसकी मांग में वृद्धि हो जाएगी। चाय की कीमत में वृद्धि होगी तो कॉफ़ी की मांग में वृद्धि हो जाएगी। ये प्रतिस्थापन वस्तुओं में जब एक वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी प्रतिस्थापित वस्तु की मांग बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि जब एक वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उपभोक्ता को लगता है कि जो प्रतिस्थापित वस्तु है उसकी कीमत कम है और वो उसकी अधिक मात्रा खरीदता है, और कीमत बढ़ने पर जो पहली वस्तु होती है उसकी मांग क्या हो जाती है? कम हो जाती है। छात्रों, इसके बाद ये जो अभी हमने पढ़ा कि अनादिमान वक्र, बजट बाध्यता से मांग के नियम की उत्पत्ति होती है, आय प्रभाव लागू होता है, प्रतिस्थापन प्रभाव के कारण भी मांग का नियम लागू होता है। लेकिन कुछ ऐसे बिंदु भी हैं जो कि मांग के नियम को क्रियाशील, जो मतलब कीमत बढ़ने पर मांग घटती है वो या कीमत घटने पर मांग बढ़ती है, उसको क्रियाशील नहीं होने देते हैं, तो उसे हम बोलते हैं मांग के नियम का अपवाद। तो मांग के नियम के जो अपवाद है, पहला है गिफिन वस्तुएं। छात्रों, गिफिन वस्तुओं को निम्न कोटि की वस्तुएं भी कहते हैं। इन वस्तुओं की स्थिति में उपभोक्ता की आय अगर बढ़ती है तो कीमत कितनी भी कम हो जाए, कीमत में कितनी भी कमी हो, पर इन वस्तुओं का उपभोग छोड़कर उपभोक्ता सामान्य वस्तु को खरीदता है, यानी कि कीमत में वृद्धि होने पर गिफिन वस्तुओं की मांग में वृद्धि नहीं होती है। दूसरी वस्तुएं हैं प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं। प्रतिष्ठा सूचक यानी कि कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जो हमारे वैभव को प्रदर्शन करती हैं। ऐसी वस्तुओं की स्थिति में इनकी कीमत बढ़ने पर भी उपभोक्ता इन वस्तुओं को खरीदता है ताकि समाज में उसकी जो है प्रतिष्ठा बने। इसके बाद है अनिवार्य वस्तुएं। अनिवार्य वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो हमारे दैनिक जीवन के लिए उपभोग मतलब ज़रूरी होती हैं और इन वस्तुओं का प्रयोग हमारे लिए आवश्यक होता है। तो इन वस्तुओं की कीमत में वृद्धि होने पर भी इनकी मांग में कमी नहीं होती है। भविष्य में कीमत परिवर्तन की आशा। अगर भविष्य में उपभोक्ता को ये है कि कीमत कल और कम होगी तो आज की कम हुई कीमत पर भी वो अधिक मात्रा नहीं खरीदेगा, या भविष्य में कीमत में और वृद्धि होने की अगर आशंका है तो आज की बढ़ी हुई कीमत पर भी वो वस्तु की अधिक मांग करता है। तो इस प्रकार से मांग के नियम लागू होने के भी कुछ परिस्थितियां हैं और ये कुछ परिस्थितियां हैं जो मांग के नियम के अपवाद हैं। रैखिक मांग वक्र, ये एक नए अवधारणा है। रैखिक यानी रेखा,
मांग यानी कि विभिन्न कीमत पर मांगी गई या खरीदी गई मात्रा, जिसे हम मांग कहते हैं। और वक्र ये जो मांग है, इसे हम जब ग्राफ पर प्रस्तुत करते हैं। तो इस प्रकार से रैखिक मांग वक्र जो है ये एक सिंपल समीकरण है। Q बराबर A माइनस बी पी। छात्रों, इसके द्वारा मांग वक्र के किसी भी बिंदु पर उसकी हम मांग निकाल सकते हैं कि किस कीमत पर मांग कितनी होगी। ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है कि अगर विक्रेता किसी वस्तु की कीमत बढ़ाता है तो उसकी मांग कितनी कम होगी, या कीमत कम करता है तो मांग कितनी ज़्यादा होती है। ये उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर हमारी पुस्तक में जो दिया हुआ है एक मांग वक्र, रैखिक मांग वक्र पर, तो इसके आधार पर हम यहाँ देख रहे हैं कि OX आधार रेखा पर OX आधार रेखा और OY ऊर्ध्वा जो वो रेखा है उस पर कीमत और मांग के आधार पर मांग रेखा बनी है। यहाँ पर A ऊर्ध्वा स्तर अंतःखंड है, माइनस B मांग वक्र की प्रवणता है। जीरो कीमत पर मांग कितनी है? A है। और AB कीमत पर मांग कितनी है? 0 है। यानी कीमत कम है तो मांग ज़्यादा है, कीमत ज़्यादा है तो मांग कम है। माइनस B जो है वो प्रवणता की उस दर की माप करती है जिस पर कीमत के कारण मांग में परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर वस्तु की कीमत में 1 इकाई वृद्धि के लिए मांग में कितनी कमी होती है, इसे हम मतलब छात्रों यहाँ पर ये जो मांगी गई मात्रा है और ये कीमत है, इसके आधार पर ये मांग रेखा दी हुई है। इस मांग रेखा के आधार पर ये जो समीकरण दिया हुआ है, इसमें हम इस रेखा पर किसी भी बिंदु पर किस कीमत पर कितनी मात्रा मांगी जाएगी वो हम रैखिक मांग वक्र के समीकरण द्वारा आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं क्यों छात्रों, हमारी पुस्तक में इसे इस प्रकार भी दिया हुआ है, हम इसको समझ लेते हैं। वो है डी पी बराबर A माइनस बी पी। डी पी तो हम जानते ही हैं कि कीमत पर मांगी गई मात्रा यानी मांग। और यहाँ पर अब हम देखते हैं कि ये ए क्या है। ए का मतलब होता है ये जो जीरो पर कितनी मांग है। तो ए बराबर जीरो कीमत पर मांगी जाने वाली मात्रा या मांगी गई मात्रा, ये है ए का मतलब। माइनस का मतलब होता है कीमत और मांग के बीच जो ऋणात्मक संबंध है। कीमत और मांग के बीच ऋणात्मक संबंध। बी का मतलब होता है स्लोप, यानी कि ये जो ढाल है इस ढाल की दर क्या है। बी का मतलब है जो वक्र है, ये मांग वक्र है, इसकी प्रवणता दर, ढाल की जो रेट होती है मांग वक्र की प्रवणता दर, यानी किस दर से ये नीचे गिर रही है। तो छात्रों, और पी का मतलब हमें मालूम ही है, पी यानी वह कीमत जिस पर हमको मात्रा निकालनी है, कीमत जिस पर मांग की मात्रा निकालनी है। तो अब इस आधार पर हम इन पे अगर हम किसी भी इन सब रेट को रखकर, कीमत को रखकर हम ये पता कर सकते हैं कि मांगी जाने वाली मात्रा कितनी होगी। तो यहाँ पर
हम ये मान लेते हैं, हम ये कल्पना कर लेते हैं कि जो ए है वो कितना है, 100 है। यानी कि 0 कीमत पर ये जो ए है इसका मान हमने कितना लिया है, 100 लिया है। इसके बाद बी, ये प्रवणता दर है, जो कि इसे हम माइनस बी लिख सकते हैं। तो जो माइनस बी है उसकी प्रवणता दर हम मान लेते हैं कि 2 है। पी, अब हमने ये देखा कि जो 0 पर कीमत कितनी है, 0 कीमत पर जो मांगी गई मात्रा है जो ए, उसका मान हमने 100 लिया है। अब हम एक मान लेते हैं कि जो कीमत है वो 10 रुपये है, तो 10 रुपये कीमत पर मांगी जाने वाली मात्रा कितनी होगी। तो ये हमने इनका मान लिया है, फार्मूला हमें पता ही है। उस फार्मूले के आधार पर, फार्मूला क्या है, ए माइनस बी पी। क्यू माने क्या होता है, मात्रा, इसको हम डी भी लिख सकते हैं, क्यू भी लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर इसके आधार पे हम मान रख लेते हैं। ए का मान कितना है, 100, बी 2 और पी यानी मल्टीप्लाई, इसको हमने कीमत कितनी मानी यहाँ पर, 10 रुपये। तो यहाँ पर 2 से 10 में 20 आया, और इसको हमने जब इसको माइनस किया तो कितना आया, 80। तो छात्रों यहाँ पर हमने देखा कि जब कीमत बढ़ गई है, कीमत पहले 0 थी तो मांगी गई मात्रा कितनी थी, 100। कीमत बढ़ गई 10 रुपये तो मांगी जाने वाली मात्रा कितनी हो गई, 80। यानी कि कीमत बढ़ने पर मांग क्या हो गई, कम हो गई। तो इस प्रकार से कीमत और मांग, ये जो रैखिक मांग वक्र है, इसके द्वारा कीमत और मांग का विपरीत संबंध स्पष्ट हो जाता है। तो इस प्रकार ये जो रैखिक मांग वक्र है, ये हमारे मांग टॉपिक पे एक नई अवधारणा है जो कि मांग के ढाल को मापती है। मांग वक्र की दिशा में गति एवं मांग वक्र में शिफ्ट या बदलाव। छात्रों, मांग फलन अन्य बातें समान रहने पर मांग और कीमत के बीच जो संबंध बताता है, छात्रों किसी भी वस्तु की जो मांग होती है, वस्तु की मांग होती है, वो किस पर निर्भर करती है, इन बातों पर निर्भर करती है। वो वस्तु की कीमत, संबंधित वस्तु की कीमत, आय, भविष्य की में परिवर्तन की आशा, रुचि, जनसंख्या का आकार और आय का वितरण, इन सभी तत्वों पर निर्भर करती है। लेकिन मांग फलन अन्य बातें स्थिर रहने पर मांग और कीमत के बीच के संबंध को बताता है। तो ये जो मांग फलन है, अगर ये अन्य बातें स्थिर रहने पे, यानी कि ये अन्य बातें हो गई, और कीमत और मांग के बीच के संबंध को अगर बताता है, यानी कि कीमत में कोई परिवर्तन होने के कारण मांग में कोई परिवर्तन होता है, तो फिर मांग की दिशा में गति या एक ही मांग वक्र पर संचलन कहलाता है। और कीमत स्थिर है, और ये जो अन्य कारक है, इनके कारण अगर मांग वक्र में कोई परिवर्तन होता है तो उसे मांग वक्र में शिफ्ट होना या नया मांग वक्र जो बनता है उसे कहते हैं। तो अब हम देखते हैं कि मांग वक्र की दिशा में गति या एक ही मांग वक्र पे जो मांग का संचलन होता है वो किस प्रकार होता है। तो जब मांग की मात्रा में कमी या वृद्धि का कारण केवल कीमत हो, यानी कि मांग किसका फलन हो, कीमत का फलन हो। तो इस प्रकार हम देखते हैं छात्रों कि इसमें भी कीमत के कारण जो मांग में परिवर्तन हो रहा है, इसमें भी 2 स्थिति होती है। एक है मांग में विस्तार, यानी कीमत में कमी के कारण मांग में जो परिवर्तन होता है वो एक कहलाता है मांग में विस्तार, और दूसरा कहलाता है मांग में संकुचन। मांग में संकुचन। तो मांग में विस्तार क्या होता है छात्रों, कीमत में कमी के कारण, जैसे यहाँ पर हम देखते हैं ये वस्तु की कीमत है, ये मांगी जाने वाली मात्रा है। कीमत कितनी है, 20 रुपये, कितनी मात्रा मांगी जा रही है, 100 रुपये, 100 इकाई, और कीमत घटकर कितनी हो गई है, 10। तो मांगी जाने वाली मात्रा बढ़कर कितनी हो गई, 200। यानी कि मांग में जो विस्तार है वो
कीमत में कमी के कारण मांग में जब वृद्धि हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं? मांग में विस्तार। अब कीमत में वृद्धि के कारण ये पी क्यू, कीमत है 10 रुपये, मांगी जाने वाली मात्रा 100, कीमत बढ़कर 20 हो गई, मांगी जाने वाली मात्रा बढ़कर कितनी हो गई? 200। यानी कि कीमत में वृद्धि के कारण ये मांग क्या हो गई? कीमत 10 रुपये तो मांगी जाने वाली मात्रा 200 और कीमत बढ़कर 20 हो गई तो मांगी जाने वाली मात्रा क्या हो गई? कम हो गई। तो इस प्रकार कीमत में वृद्धि के कारण जब मांग में कमी होती है तो उसे कहते हैं मांग में संकुचन। और इसे इन दोनों स्थितियों को हम ये रेखा चित्र द्वारा भी दर्शा सकते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये मांगी जाने वाली मात्रा कीमत है ये 20, तो मांगी जाने वाली मात्रा कितनी है? 100। कीमत घटकर कितनी हो गई? ये 10, तो मांगी जाने वाली मात्रा क्या हो गई? 200। तो इस प्रकार जब कीमत 20 और खरीदी वाली मात्रा 100 है तो ये बिंदु मिला, और इन दोनों 10 इकाई कीमत पर 10 रुपये पर 200 मांगी जा रही तो ये बिंदु मिला। तो यहाँ पर जो मांग वक्र प्राप्त हो रहा है तो इस प्रकार से ये जो ए बिंदु और बी बिंदु, तो इस दोनों बिंदुओं के आधार पर पहले उपभोक्ता किस बिंदु पर था? 20 रुपये पर ए बिंदु पर, और 10 रुपये पर उसका जो मांगी जाने वाली मात्रा बढ़कर इधर आ गई, नया बिंदु प्राप्त हुआ बी। तो ये जो ए से बी की ओर जो उसका मांग वक्र खिसकता है उसे बोलते हैं मांग में विस्तार होना, यानी मांग में वृद्धि होना। ये यहाँ पर मांग है और ये कीमत है। और इसी प्रकार हम मांग के संकुचन को भी बता, एक ही रेखा पर कैसे मतलब मांग वक्र जो है परिवर्तित हो रहा है। यहाँ पर हम ये कीमत 10 रुपये है, मांगी जाने वाली मात्रा कितनी है? 200 इकाई की, और कीमत बढ़कर कितनी हो गई? 20 रुपये, तो मांगी जाने वाली मात्रा में ये कमी हो गई इसे। तो इस प्रकार पहले जो उसका बिंदु था ये बी था, अब उसका जो बिंदु हो गया ये ए, यानी कि ये मांग वक्र है। तो बी से जो ए की ओर जो उसकी गति हो रही है, बी से ए की ओर जो परिवर्तन हो रहा है मांगी जाने वाली मात्रा में, वो क्या कहलाता है? मांग में संकुचन। यानी मांग में परिवर्तन के कारण जो वृद्धि हो रही है वो मांग में विस्तार, कीमत में परिवर्तन के कारण जो मांग में वृद्धि हो रही है वो मांग में विस्तार कहलाती है, और कीमत में परिवर्तन के कारण जो मांग में कमी हो रही है वो मांग में संकुचन कहलाती है। और यहाँ पर एक ही रेखा में दिशा में परिवर्तन हो रहा है, इसलिए इसे मांग वक्र की दिशा में गति या एक ही मांग वक्र पर संचलन कहते हैं। अब मांग वक्र में शिफ्ट होना क्या होता है? मांग वक्र में शिफ्ट होना यानी जो मांग फलन है उसमें कीमत स्थिर है, परिवर्तन किस में हो रहा है? संबंधित वस्तु में, y में, e में, t में, n में और ed, इन जो कारक हैं इन कारकों में परिवर्तन के कारण जब मांग में परिवर्तन होता है तो उसे मांग वक्र में शिफ्ट हो। ये भी दो प्रकार का होता है। मांग वक्र में जो शिफ्ट है ये भी दो प्रकार का होता है। पहला मांग में वृद्धि, यानी कि अन्य कारकों के कारण जो मांग में परिवर्तन होता है उसे मांग में वृद्धि, और इनके कारण जब मांग में कमी होती है तो उसे मांग में कमी कहते हैं। तो मांग में वृद्धि यानी कि जो मांग वक्र होता है वो दाईं ओर खिसक जाता है, कीमत स्थिर होती है और अन्य कारकों के कारण जैसे आय बढ़ गई, रुचि उस वस्तु में बढ़ गई या अन्य कारणों के कारण मांग में जो वृद्धि होती है उसे मांग वक्र जो है वो बदल जाता है। इसे हम मांग वक्र में जो वृद्धि है उसे इस प्रकार समझते हैं कि ये कीमत है वो स्थिर है 10 रुपये पर, मांग कितनी है? 100 रुपये। कीमत 10 रुपये ही है, मांग कितनी हो गई? 200 रुपये। मांग कितनी हो गई? 200 इकाई की। कीमत 10 रुपये पर मांग 100 इकाई,
कीमत स्थिर है 10, मांग बढ़कर 200 हो गई। यानी कि कीमत स्थिर रहने पर जब मांग बढ़ जाती है तो उसे क्या कहते हैं, मांग में वृद्धि। और मांग वक्र जो होता है वो हम यहाँ देखते हैं, इसके आधार पर मांग वक्र, ये कीमत है 10 रुपये और मांगी जाने वाली मात्रा कितनी है, 100। 10 रुपये पर 100 इकाई वो मांग रहा है। अब मान लीजिए उसकी जो उपभोक्ता है उसकी आय बढ़ गई है, आय बढ़ने पर वो इसी कीमत पर 200 इकाई अब क्रय कर रहा है। तो इस प्रकार से ये 10 रुपये पे जब 100 इकाई क्रय कर रहा है तो उसका मांग वक्र ये है, और 10 रुपये पे जब 200 इकाई खरीद रहा है तो उसका बिंदु ये है, तो उसका मांग वक्र ये है। यानी कि कीमत तो स्थिर है लेकिन जो मांग वक्र है वो क्या हो गया है, बदल गया। यानी जब मांग वक्र बाएं से दाएं की ओर खिसकता है तो उसे मांग में वृद्धि कहते हैं। अब मांग में कमी, कीमत स्थिर है और किन्हीं कारणों से मांग क्या हो गई, कम हो गई। 10 रुपये पे 200 इकाई खरीद रहा है और कीमत स्थिर है और अब वो 100 इकाई खरीद रहा है। तो इस प्रकार ये कोई भी कारण इनमें से हो सकते हैं जिसके कारण उसकी जो कीमत, जो मांग है उसमें कमी हो गई। तो जब मांग में कमी होती है तो मांग वक्र किधर खिसक जाएगा, बाईं ओर खिसक जाएगा। इसे हम रेखा चित्र में इस प्रकार देखते हैं कि ओ एक्स वाई पर, यहाँ पर कीमत 10 रुपये है, मांगी जाने वाली मात्रा कितनी है, ये 200 इकाई की, ये उसका मांग वक्र है। अब कीमत 10 रुपये ही है, किन्हीं कारणों से वो, जैसे कि मान लीजिए गिफिन वस्तुएं हैं या उपभोक्ता की रुचि नहीं है तो मांगी जाने वाली मात्रा में कमी आ गई, अब वो 100 इकाई खरीद रहा है तो उसका मांग वक्र बाईं ओर शिफ्ट हो गया। तो इस प्रकार से जब कीमत स्थिर है, अन्य कारणों से मांग परिवर्तन हो रहा, मांग का ये बाईं ओर आना, तो ये जो बिंदु है ये मान लेते हैं बी है, ये ए बिंदु, इस बिंदु से इस बी से ए बिंदु पर आना ये कहलाता है मांग में कमी। तो इस प्रकार छात्रों, मांग वक्र की दिशा में गति का कारण कीमत होती है और मांग वक्र में शिफ्ट या बदलाव का कारण अन्य कारक होते हैं जो कि मांग को प्रभावित करते हैं। तो छात्रों, अब मांग की लोच के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं।